गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का एक महत्वपूर्ण सुल्तान रहा है। इसका कार्यकाल था 1296 से 1316 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी हम बीए सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं, पेपर फर्स्ट में। इससे पहले हम सल्तनत काल के अनेक शासकों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन। उन्हीं की कड़ी में एक आगे आता है महत्वपूर्ण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, इनका जन्म 1266 से 67 ईस्वी के मध्य में हुआ। और ये जो अलाउद्दीन खिलजी था, ये बचपन से ही बहुत ही कुशल और वीर योद्धा था। ठीक है। जलालुद्दीन ने अपनी दो पुत्रियों का विवाह अपने दो भतीजों अलाउद्दीन और अल्मास बेगम के साथ कर दिया था। ठीक है। तो जो ये अलाउद्दीन था वो क्या था, जलालुद्दीन का भतीजा था। सुल्तान जब ये 1296 में जब ये सुल्तान बना तो इसने अपने चाचा की हत्या करके ही इस पद जो गद्दी थी इसको ग्रहण किया था। जब ये सुल्तान बना, चूँकि एक इसने हत्या करके ये सुल्तान बना था, तो प्रारंभ में इसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन आगे चलकर इसको, चूँकि ये बहुत अधिक विद्वान था या इसके कूटनीतिज्ञ था, तो इसको अपनी परिस्थितियों को अनुकूल करना आता था, इसलिए इसने परिस्थितियों को आगे चल के अनुकूल कर लिया। हमारा जो इतिहास की दृष्टि से जो विषय महत्वपूर्ण है वो है इसकी विजय। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जो प्रारंभिक जो सुल्तान हुए, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो प्रारंभ में सल्तनत काल की स्थापना की थी, और चूँकि उसका कार्यकाल वो सीमित रहा इसलिए अपनी उसका विस्तार नहीं कर पाया। उसके बाद जो इल्तुतमिश हुआ, तो इल्तुतमिश ने अपनी संपूर्ण शक्ति जो नई सल्तनत जो बनी थी उसको संगठित करने में ही लगाई। उसके बाद रजिया का कार्यकाल भी थोड़ा रहा। इसके पहले अमीरों के बहुत सारे षड्यंत्र रचे गए, या फिर जो तुर्काने चहलगानी था उनका वर्चस्व रहा। तो बीच में जो शासक हुए वो इतने योग्य नहीं हो पाए कि वो साम्राज्य विस्तार कर सके। बलबन था, बलबन का भी पूरा कार्यकाल उसके जो दिल्ली सल्तनत की जो राज्य उसके पास था उसी को संगठित करने में बीता। और आपको पता है कि इसके बीच बीच में अनेक मंगोल आक्रमणकारी भी हो रहे थे, इसलिए इन्होंने पूरा फोकस उत्तरी पश्चिमी सीमांत की सुरक्षा में ही लगाया। आगे चल के बीच में बंगाल का विद्रोह हुआ और राजस्थान के जो राजपूत शासक थे उनके धीरे धीरे बीच में विद्रोह होते रहे। तो इन शासकों ने इतनी विस्तारपूर्ण नीति नहीं अपनाई जितनी अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई। अलाउद्दीन जो था वो बचपन से ही बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, और ये चाहता था कि मैं अधिक से अधिक साम्राज्य विस्तार करूं, और ये अपने आप को सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनना चाहता था। ठीक है। तो इसलिए इसने सर्वप्रथम भारत के अनेक जो राज्य थे जो सल्तनत के अंतर्गत नहीं थे, इनको विजय करने के लिए इसने नीति अपनाई। तो इसने अपनी नीति को दो भागों में विभाजित किया। पहला था उत्तर भारत की विजय और दूसरा था दक्षिण भारत की विजय। जो उत्तर भारत की विजय थी, तो उत्तर भारत में जो भी राज्यों पर इसने आक्रमण किया, इसकी नीति ये थी कि उन राज्यों को ये जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लेना चाहता था ताकि इसका साम्राज्य विस्तार हो। वहीं दक्षिण भारत के राज्यों के प्रति इसकी नीति अलग थी। दक्षिण भारत के राज्यों पर इसने आक्रमण किया, उनको विजय प्राप्त की, लेकिन उसको सीधे अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया, क्योंकि एक तरफ तो वो इसके साम्राज्य से वो दूर पड़ते थे, और दूसरा उस काल में आवागमन के इतने साधन नहीं थे कि आसानी से इन पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। इसलिए इसने दक्षिण के राज्यों को सीधे अपने राज्य में ना मिलाकर सिर्फ उनसे क्या किया, राजस्व वसूली का कार्य किया, और उनसे बहुत अधिक मात्रा में सोना, चांदी, घोड़े, हीरे जवाहरात प्राप्त किए। तो सर्वप्रथम बात करेंगे इसकी उत्तर भारत की विजयों की। उत्तर भारत की विजयों में जो सबसे प्रथम जो विजय इसने की, जिसने शुरुआत की, वो था गुजरात का राज्य। गुजरात उस समय समृद्ध राज्य था। इसकी राजधानी थी अनिलवाड़ा, और यहाँ का राजा कौन था, राजा कर्ण। ठीक है। 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन ने अपने दो सेना नायकों कौन, उलूग खां और नुसरत खां को एक विशाल सेना के साथ इस राज्य पर आक्रमण करने के लिए भेजा। किस राज्य पर, गुजरात पर आक्रमण करने के लिए भेजा। जब इस राज्य पर आक्रमण किया गया तो
जो मलिक काफूर के नाम से जो विख्यात बाद में सेनापति जो अलाउद्दीन के काल में हुआ, वो भी उसको इसी विजय अभियान में मिला। जो काफूर और राजा कर्ण की जो पत्नी थी कमला देवी, उसको कहाँ भेज दिया गया? दिल्ली भेज दिया गया, जहाँ अलाउद्दीन ने कमला देवी के साथ निकाह कर लिया और काफूर को भी अपनी सेवा में रख लिया। इसके अलावा गुजरात से बहुत अधिक धन संपदा लूटी गई, ठीक है। लेकिन जो उसकी पुत्री थी और कर्ण, वो अपनी वहाँ से भाग निकला और देवगिरी के राजा रामचंद्र देव के वहाँ इन्होंने शरण ली। पर इस प्रकार जो गुजरात है वो इनके अधिकार में हो गया और यहाँ से बहुत अधिक मात्रा में इनको क्या मिला? राजस्व मिला, बहुत अधिक मात्रा में इनको धन संपदा प्राप्त हुई। दूसरा आपका आता है रणथंबोर विजय। जो रणथंबोर था, रणथंबोर आपको पता है कि यहाँ का एक सुप्रसिद्ध दुर्ग है और यहाँ का जो चौहान वंशीय राजा हम्मीर देव का वहाँ शासन था। रणथंबोर पर आक्रमण करने के जो प्रमुख कारण इतिहासकारों द्वारा बताए गए हैं वो है, पहला ये कि ये भारत के शक्तिशाली दुर्गों में से एक था और दिल्ली से अत्यधिक दूर न होने के कारण इसका क्या था? सामरिक महत्व था। दूसरा, यह दुर्ग राजस्थान में पहले तुर्कों की सैनिक चौकी रह चुका था और रजिया के समय इस पर चौहानों ने पुनः कब्जा कर लिया था, इसलिए भी अलाउद्दीन खिलजी इसको वापस चाहता था। तीसरा था, यहाँ के शासक हम्मीर देव ने सल्तनत के विद्रोही नव मुसलमान सरदारों को आश्रय दे रखा था, इसलिए अलाउद्दीन ने किसको भेजा? उलूग खां और नुसरत खां को रणथंबोर आक्रमण के लिए भेजा। वहाँ बहुत लंबे समय तक घेराबंदी चली। इसी घेराबंदी में नुसरत खां मारा गया। इसके बाद अलाउद्दीन स्वयं यहाँ गया और यहाँ क्या डाला? घेराबंदी की। लगभग 1 वर्ष तक यहाँ घेरा चला और अंत में किसको सफलता मिली? अंत में अलाउद्दीन को सफलता मिली, क्योंकि उसने छल कपट के साथ रणथंबोर को जीतने का प्रयास किया। इसमें राणा हम्मीर लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए, राजपूत स्त्रियों ने जौहर किया और विजयी कौन हुआ? अलाउद्दीन खिलजी विजय हुआ। इसके बाद जो अगला आक्रमण आता है वो है 1303 चित्तौड़ आक्रमण। आपको पता है चित्तौड़ में शासक जो था राणा रतन सिंह था और यहाँ स्वयं 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग की से घेराबंदी की और इसमें उसको सफलता में लंबा समय तक ये घेरा चला। और जो रानी पद्मिनी की कथा है वो भी इसी चित्तौड़ आक्रमण या चित्तौड़ घेराबंदी से जुड़ी हुई है। तो इसमें देखते हैं कि इसमें छल कपट के द्वारा ही किसको सफलता मिली? अलाउद्दीन खिलजी को सफलता मिली और चित्तौड़ उसके हाथ में आ गया। 1305 की बात करते हैं। इसमें अलाउद्दीन ने मालवा विजय की। मालवा विजय ये भी राजस्थान में के पास ही एमपी में वर्तमान में पड़ता है और यहाँ विजय के लिए उसने मुल्तान के सूबेदार अनाउल मुल्क को भेजा। मालवा का कुछ भाग तो तुर्क पहले ही जीत चुके थे और शेष भाग किसके अधीन था? महलक देव के अधीन था। यहाँ का सेनापति कोका प्रधान के नाम से प्रसिद्ध था। 1305 में महलक देव लड़ता हुआ मारा गया और मांडू पर शाही सेना का क्या हो गया? अधिकार हो गया और इस प्रकार मालवा था वो भी किसके अधिकार में आ गया? दिल्ली सल्तनत के अधिकार में आ गया। उसके बाद अगली जो उत्तर भारत के विजयों में अगला जो स्थान आता है वो है सिवाना और जालोर। सिवाना और जालोर आपको पता ही है राजस्थान के पश्चिमी में पड़ते हैं। चित्तौड़ और रणथंबोर की विजय के बाद जो ये सिवाना और जालोर के स्वतंत्र राज्य थे, इन पर भी अलाउद्दीन अपना अधिकार चाहता था। 1308 में उसने सिवाना पर आक्रमण किया। सिवाना का जो शासक था उसमें शीतल देव था, उसकी पराजय हुई और यहाँ अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। इसके बाद उसने जालोर पर आक्रमण किया। जालोर में इस समय जो शासक था वो था कानड़ देव, ठीक है। अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति आपको पता है कि वो धीरे धीरे सारे राज्य जीतता आ रहा था, इसलिए उसने 1311 ईस्वी में जालोर पर भी आक्रमण किया और कानड़ देव और उसके सेनापति वीरगति को प्राप्त हुए और जालोर पर किसका अधिकार हो गया? जालोर पर सीधा किसका अधिकार हो गया? अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। इस प्रकार गुजरात, मालवा और राजस्थान के विभिन्न क्षेत्र जैसे रणथंबोर, चित्तौड़, सिवाना, जालोर आदि की विजय अलाउद्दीन के शासनकाल के अंतर्गत हुई और ये सब राज्य किसके अंतर्गत आ गए? सल्तनत के अंतर्गत आ गए। राजस्थान के इन प्रमुख दुर्गों पर अधिकार हो जाने से उसे दक्षिण भारत को जीतने में काफ़ी सहायता मिली, ठीक है।
क्योंकि उत्तर से दक्षिण भारत की ओर जाने वाले अधिकांश मार्ग इन्हीं दुर्गों के आसपास से होकर गुजरते थे। जब उसने उत्तर भारत के प्रमुख मार्गों पर अधिकार कर लिया, प्रमुख दुर्गों पर अधिकार कर लिया, तो अब उसका दक्षिण उत्तर में उसको वर्चस्व को कोई चुनौती देने वाला नहीं था। तब उसने आसानी से दक्षिण भारत पर अभियान किया। तो उसका सबसे पहला जो अभियान किया गया वो था देवगिरी पर आक्रमण। देवगिरी, आपको पता है कि जब जलालुद्दीन का शासन था तब भी अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण किया था और देवगिरी को लूटपाट की थी और उसको वार्षिक कर लेना भी वसूल किया था। लेकिन अब देवगिरी ने क्या किया था, वार्षिक कर देना मना कर दिया था। और एक तरफ से जो राजा कर्ण जो गुजरात का शासक था और उसकी पुत्री को भी देवगिरी के शासक ने क्या कर दी, शरण दे रखी थी। इसलिए अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम देवगिरी पर वापस आक्रमण करना सोचा। तो उसने एक सेना देवगिरी भिजवाई आक्रमण करने के लिए। दिल्ली में सुल्तान अलाउद्दीन ने जो देवगिरी पे भेजा उसको आक्रमण करने के लिए, तो वहाँ जो राजा कर्ण था वो भी परास्त हुआ और जो वहाँ का जो राजा था, राजा रामचंद्र देव, कहाँ का राजा था, देवगिरी का शासक था, वो भी इस सेना से क्या हुआ, परास्त हुआ। राजा रामचंद्र को बंदी बनाकर कहाँ लाया गया, दिल्ली भेजा गया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रामचंद्र के साथ अच्छा व्यवहार किया, उसको राय नारायण की उपाधि दी और देवगिरी का राज्य उसे वापस लौटा दिया गया और उसको नवसारी का एक जिला भी जागीर के रूप में दिया। इस प्रकार उसने एक ऐसे मित्र की क्या कहते हैं उसको, एक ऐसे मित्रता स्थापित की जो उसको बाद में जो दक्षिण राज्यों ने उसके जो अलग अभियान हुए उसमें उसने जो राजा रामचंद्र देव था उसने उनकी बहुत महत्वपूर्ण सहायता की। अगला जो आक्रमण आता है वो है तेलंगाना पर विजय। 1308-1309 ईस्वी में मलिक काफूर को, ठीक है, मलिक काफूर को अपना पुराना कलंक धोने के लिए तेलंगाना के विरुद्ध भेजा गया। इस समय तेलंगाना का शासक कौन था, तेलंगाना का शासक प्रताप रुद्र देव था। ठीक है, मलिक काफूर ने सबसे पहले देवगिरी पहुंचा, देवगिरी में रुका, उसने रसद सामग्री प्राप्त की और वहां से कुछ और सेना प्राप्त की और उसके बाद उसने तेलंगाना की राजधानी वारंगल पर क्या किया, चारों तरफ घेरा डाल दिया। इस सख्त घेराबंदी से कारण क्या हुआ, प्रताप रुद्र देव को क्या करना पड़ा, समर्पण करना पड़ा। और मुस्लिम इतिहासकारों के अनुसार प्रताप रुद्र देव ने 300 हाथी, 700 घोड़े और अपार धन संपदा किसको भेंट की, मलिक काफूर को की। और कफी खां का तो यहाँ तक कहना है कि विश्वविख्यात कोहिनूर हीरा भी प्रताप रुद्र देव ने इसी अवसर पर मलिक काफूर को दिया था। अगली जो विजय आती है वो 1310 में होयसल राज्य पर विजय थी। इसमें भी मलिक काफूर एक विशाल सेना लेकर गया और होयसल राज्य पर इस समय किसका शासन था, वीर बल्लाल तृतीय का शासन था और उसकी जो राजधानी थी वो थी द्वार समुद्र। काफूर ने द्वार समुद्र को घेर लिया। वीर बल्लाल ने बहुत कोशिश की अपनी राजधानी को बचाने की, उसने उनका सामना भी किया लेकिन वो उसमें असफल रहा। मलिक काफूर की सेना ने वहाँ के मंदिरों को लूटा, वहाँ के नागरिकों को लूटा और इसलिए अंत में बल्लाल देव को क्या करना पड़ा, संधि करनी पड़ी और संधि से उसे बहुत अधिक मात्रा में युद्ध का हर्जाना देना पड़ा। इसके अलावा उसने वार्षिक कर चुकाने का भी वचन दिया। अगला जो आपका राज्य आता है वो पांड्य राज्य। द्वार समुद्र जो होयसल राज्य की राजधानी थी उसके सुदूर दक्षिण में राज्य था पांड्य राज्य। ठीक है, अब इस समय जो पांड्य राज्य था उसके सिंहासन के लिए दोनों भाइयों वीर पांड्य और सुंदर पांड्य में संघर्ष हो रहा था और काफूर इसी का फायदा उठाना चाहता था। काफूर ने राजधानी मदुरा पर आक्रमण किया। वीर पांड्य ने युद्ध के स्थान पर छापामार युद्ध पद्धति के माध्यम से संघर्ष किया। काफूर काफ़ी दिनों तक उसका पीछा करता रहा परंतु वह वीर पांड्य को पकड़ने में असफल रहा। परंतु इस भाग दौड़ में उसने अनेक मंदिरों को लूटा। आपको पता है कि दक्षिण में अनेक मंदिर हैं, बहुत समृद्ध मंदिर हैं, उनमें खजाना छुपा हुआ रहता है। तो इस खजाने को किसने लूटा, इस खजाने को मलिक काफूर ने लूटा और दिल्ली भिजवा दिया। और इस बार वो बहुत अधिक मात्रा में धन संपदा, हाथी और घोड़े दिल्ली लेके गया था। ठीक है, इसके बाद आता है आपका देवगिरी पर अंतिम आक्रमण। मैंने आपको पहले बताया था कि देवगिरी में जो राजा रामचंद्र देव था उसको पराजित करके अलाउद्दीन खिलजी ने उसे मित्रता स्थापित कर ली थी
और उसी रामचंद्र ने देव ने दक्षिण में जितने भी अभियान हुए, तेलंगाना का अभियान हुआ, होयसल का अभियान हुआ, पांडे राज्य के विरुद्ध अभियान हुआ, उसमें जो राजा रामचंद्र देव था उसने अलाउद्दीन खिलजी की सेना की काफ़ी सहायता की थी। लेकिन रामचंद्र देव की मृत्यु के बाद जब उसका पुत्र शंकर देव देवगिरी का शासक बना तो वह दिल्ली सल्तनत का विरोधी रहा और उसने 1311 ईस्वी के बाद से ही, जब से मलिक काफूर दिल्ली वापस चला गया था, उसने वार्षिक कर देना बंद कर दिया। तो इस वार्षिक कर देना बंद कर दिया तो इसको सजा देने के लिए 1313 में मलिक काफूर को वापस देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। शंकर देव ने डटकर शाही सेना का मुकाबला किया। देवगिरी राज्य का बहुत बड़ा भाग दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित कर लिया गया। उसके बाद काफूर ने तेलंगाना और होयसल राज्यों पर भी आक्रमण करके उसके शासकों से धन वसूला और वापस दिल्ली लौट गया। तो हम देखते हैं कि दक्षिण में मलिक काफूर के नेतृत्व में जितने भी अभियान हुए, चाहे वो देवगिरी का हो, तेलंगाना का हो, होयसल का हो या पांडे राज्य पर हो, सभी में अलाउद्दीन खिलजी को अपार धन संपदा की प्राप्ति हुई और उसको कहीं भी उसकी विफलता हाथ नहीं लगी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने कभी भी इन राज्यों पर डायरेक्ट दिल्ली सल्तनत के अधिकार करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि जो दक्षिण के राज्य हैं वो उत्तर से बहुत दूरी पे हैं और यहाँ से दिल्ली में रहकर वहाँ पर नियंत्रण करना मुश्किल है। और दूसरा, आपको पता है बीच में आवागमन के साधन भी इतने सही नहीं थे कि उस काल में उन राज्यों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। लेकिन जब हम धन संपदा की दृष्टि से बात करते हैं तो देखते हैं कि धन संपदा उसको बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त हुई और इस कारण वो अपने राज्य में शांति स्थापित कर सका या अपने राज्य में जो भी वो कार्य करना चाहता था वो कर सका था। तो हम देखते हैं कि कुल मिलाकर देखते हैं कि उसकी जो दक्षिण नीति थी वो क्या थी, वो सफल रही, क्योंकि उसने जो राजा रामचंद्र देव था उसके साथ जो उसने व्यवहार किया वो उसकी कूटनीति को प्रदर्शित करता है, ताकि उससे उसके दक्षिण अभियानों में एक बीच में एक मिडवे टाइप का मिल गया, जब जहाँ रुककर उसकी सेना एक लंबे दूरी तक यात्रा करके बीच में पड़ाव डालती थी, वहाँ से वो रसद सामग्री इकट्ठी करती थी या वो जरूरी सामान लेके फिर दक्षिण में जाती थी, ताकि मलिक काफूर की सेना को बहुत अधिक मात्रा में सफलता मिलती थी। तो हम देखते हैं जब अलाउद्दीन खिलजी की विजयों के बारे में कि अलाउद्दीन खिलजी की जो विजय थी वो सल्तनत काल में एक महत्वपूर्ण योद्धा था जिसने सर्वप्रथम सल्तनत काल में साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई। और यह साम्राज्य विस्तार जो उसने किया वो बहुत अधिक कूटनीति से और एक प्रैक्टिकल रूप में किया। उसको जो उचित लगा उसने वही किया। उत्तर भारत के राज्यों को उसने अपने राज्य में विलय किया, जबकि दक्षिण भारत के राज्यों से उसने सिर्फ धन संपदा वसूल की और वार्षिक कर लेना निश्चय किया। ठीक है, ये आपका टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू।